क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद भी सारी शक्तियों के बावजूद सब कुछ नहीं कर सकती? क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र में कुछ चीजें इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता? आज का एपिसोड उसी एक सिद्धांत पर आधारित है जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को सुरक्षित रखा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, लेकिन क्या हर संशोधन स्वीकार्य है? जब संसद को संविधान संशोधन का अधिकार मिला, तो सवाल उठा, क्या वह मूल आत्मा को भी बदल सकती है? यही से शुरू हुई बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी। संविधान के अनुच्छेद 380 संसद को अधिकार देता है संशोधन करने का। लेकिन जब संसद ने बार बार अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, तब न्यायपालिका ने कहा, बस। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। सवाल था, क्या संसद संविधान की हर चीज को बदल सकती है या कुछ सीमाएं हैं? फैसले में 7 से 6 से यह निर्णय हुआ कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। लेकिन यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पर कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनी। कोर्ट ने समय के साथ यह बताया कि इसमें क्या क्या शामिल है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? कुछ महत्वपूर्ण मूल तत्व जिन्हें कोर्ट्स ने बेसिक स्ट्रक्चर में माना है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संसद और राज्य विधानमंडलों का लोकतांत्रिक ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब ये कि संसद आर्टिकल 21 को हटा नहीं सकती, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ रिव्यू खत्म नहीं कर सकती। आलोचना और चुनौती। इस डॉक्ट्रिन की आलोचना भी हुई है। ये जज मेड लॉ है, संसद के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे मजबूत किया है। मिनर्वा मिल्स केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, IR कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, SR बोमाई केस। वर्तमान में इसका प्रभाव आज भी जब सरकार कोई बड़ा बदलाव लाती है, जैसे NRC, CAA, UCC या चुनावी प्रक्रिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पर उसे परखा जाता है। हर वकील, जज, छात्र और नागरिक को ये डॉक्ट्रिन जानना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का रक्षक सिद्धांत है। कंपैरेटिव एनालिसिस। US, UK वर्सेस इंडिया। अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है। UK में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसलिए भारत का बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मॉडल बन गया है। सवाल जवाब, FAQs। सवाल, क्या बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? जवाब, नहीं, ये न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत है। सवाल, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदला जा सकता है? जवाब, नहीं, यही इसकी विशेषता है। सवाल, क्या यह डॉक्ट्रिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है? जवाब, हाँ, क्योंकि यह संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन न होता, तो आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, संसद के पास एब्सोल्यूट पावर होती, न्यायपालिका कमजोर होती और लोकतंत्र एक तमाशा बन जाता। इसलिए अगली बार जब कोई कानून या संशोधन हो, उसे बेसिक स्ट्रक्चर की रोशनी में जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब जरूर करें @theCouncilCode और लॉमेंट्री को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां हम करते हैं कानून की हर जटिल बात को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व की नींव है। सिद्धांत की मूल अवधारणा यानी कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर्स का अर्थ है सरकार के 3 प्रमुख अंगों, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, इनके कार्य स्पष्ट रूप से अलग अलग होना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि इन तीनों अंगों को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए।
ये विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, होने से रोकता रहे। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी अगर सारी शक्ति एक ही हाथ में हो जाए तो भ्रष्टाचार और तानाशाही निश्चित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यह सिद्धांत सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने प्रस्तावित किया था, लेकिन जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं उसका श्रेय जाता है फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू को। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में लिखा, There can be no liberty where the legislative and executive powers are united in the same person. मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के संवैधानिक ढांचे से प्रेरणा ली थी, जहां राजा, संसद और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया यानी भारत में शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान में कड़े रूप में सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू नहीं किया गया, बल्कि फंक्शनल ओवरलैप विद इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अपनाया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेद जहां यह सिद्धांत झलकता है, आर्टिकल 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 121 और डुपो 1 न्यायिक कार्यों में विधायिका का हस्तक्षेप वर्जित है। आर्टिकल 122 और डुपो 1 संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत में शक्तियों का पृथक्करण फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल है, न कि स्ट्रिक्ट एंड रिजिड जैसा कि अमेरिका में है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय यानी लैंडमार्क जजमेंट्स, केशवानंदा भारती व स्टेट ऑफ केरला 1973, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना गया। किसी भी अंग को दूसरे अंग के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा नेहरू गांधी वस राजनरेन 1975, कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को हटाना सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरुद्ध है। रामन दयाराम शेट्टी वस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1970 में न्यायपालिका ने कार्यपालिका के फैसलों की समीक्षा की, सिद्धांत का लचीला प्रयोग। आसिफ हमीद व स्टेट ऑफ के 1989, एससी ने स्पष्ट किया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान की संरचना में अंतर्निहित है। शक्तियों का ओवरलैप यानी ओवरलैप ऑफ पावर्स, भारत में यह सिद्धांत एब्सोल्यूट नहीं है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि तीनों अंगों के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस है। अंग कार्यपालिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर विधायी कार्य, जिसका उदाहरण है अध्यादेश ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। अंग विधायिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर न्यायिक कार्य, जिसका उदाहरण है संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट। अंग न्यायपालिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर नीतिगत निर्देश, जिसका उदाहरण है विशाखा गाइडलाइंस इन्वायरमेंटल डायरेक्टिव्स। आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। 100% पृथक्करण व्यावहारिक नहीं है। समन्वय की आवश्यकता है, न कि टकराव की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। हाल के वर्षों में कई बार टकराव देखा गया, जैसे जजों की नियुक्ति पर विवाद, एनजेएसी केस। समकालीन महत्व यानी मॉडर्न डे रेलेवेंस। आज जब कार्यपालिका की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है, मीडिया नियंत्रित हो रही है और विधायिका कमजोर हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स लोकतंत्र के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितकारी बनी रहे। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स कोई पुराना या अप्रासंगिक सिद्धांत नहीं है। यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संविधान बनाते समय था। यदि किसी एक अंग को असीमित शक्ति मिल जाए तो लोकतंत्र एक तानाशाही में बदल सकता है। इसलिए पावर मस्ट बी चेक्ड बाय पावर। संविधान तभी जिंदा रहेगा जब शक्तियां संतुलित रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए हमारे चैनल लॉमेंटरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम @theCouncilCode पर भी जुड़िए, जहां हम रोजाना लीगल रील्स और जुडिशरी प्रेपरेशन कंटेंट शेयर करते हैं। आपका एक लाइक हमें 10 नए स्क्रिप्ट लाने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं।
आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और संवैधानिक सिद्धांत की, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। नाम सुनते ही दिमाग में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आ गया ना? तो चलिए जानते हैं कि संविधान में कानून पर ग्रहण कैसे लगता है और फिर वो कैसे हटता है। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? व्हाट इज इट? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है यदि संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया कोई कानून संविधान से असंगत है तो वह पूर्णतः अमान्य, नल एंड वॉइड नहीं होता, बल्कि उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इक्लिप्स यानी एक अस्थायी छाया पड़ जाती है। यह कानून पूरी तरह मरता नहीं है, बल्कि मात्र फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही उस असंगतता को दूर कर दिया जाता है या किसी संशोधन के द्वारा अधिकारों को बदला जाता है, वह कानून फिर से जीवित हो सकता है, यानी वो कानून पुनर्जीवित, रिवाइव हो सकता है, बस छाया हटने का इंतजार करता है। यह सिद्धांत कहां से आया, यानी ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? यह सिद्धांत सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका ने अपनाया सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय में, जो था भिकाजी नारायण धाकरस वी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 केस लॉ। भिकाजी नारायण धाकरस वी स्टेट ऑफ एमपी 1955 1947 में कानून पास किया गया था। सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, जिसे राज्य सरकार को सार्वजनिक परिवहन का एकाधिकार मिल गया था। लेकिन 1950 में संविधान लागू हुआ और इस कानून की कुछ धाराएं आर्टिकल 19(1) जी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन के खिलाफ थी, यानी अब यह कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो गया। क्या इस कानून को पूरी तरह से अमान्य वॉइड माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून पूरी तरह से मृत, डेड नहीं है। यह केवल उस हद तक निष्क्रिय है जहां यह फंडामेंटल राइट से टकराता है। 1951 में एक संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 19 में कुछ बदलाव किए गए, जिससे अब यह कानून मौलिक अधिकारों से नहीं टकराता था। नतीजा, कानून पर पड़ा इक्लिप्स हट गया और वे आर्टिकल 13(1) एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वह असंगतता की सीमा तक अमान्य होगा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी, अमान्य का अर्थ पूरी तरह से निरस्त नहीं, बल्कि इनऑपरेटिव अंडर इक्लिप्स माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ही लागू होता है। नंबर 2, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स से टकराते हैं तो वो पूरी तरह से वॉइड माने जाते हैं। इक्लिप्स हटाया जा सकता है संविधान संशोधन से, न्यायिक निर्णय से या उस असंगति को हटाने से। नंबर 3, इक्लिप्स केवल सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, नॉन सिटीजन्स पर वो प्रभावी रह सकता है। रियल लाइफ एनालॉजी। थोड़ी दिलचस्पी बढ़ाएं। कल्पना कीजिए कि कोई कानून एक चमकता सूरज है, लेकिन संविधान लागू होते ही उस पर फंडामेंटल राइट्स का ग्रहण लग जाता है। सूरज पूरी तरह बुझा नहीं, बस उसकी रोशनी कुछ देर के लिए छिप गई। जब ग्रहण हटा तो वही सूरज फिर से उजाला देने लगा। बस यही है डॉक्ट्रिन। समकालीन प्रासंगिकता यानी कंटेम्परेरी रेलेवेंस। आज भी कई पुराने कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। इन पर समय समय पर संशोधन होते रहते हैं ताकि वे संविधान के अनुकूल बने रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमें यह समझने में मदद करता है कि संविधान का दृष्टिकोण केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है। यह कानून को पूरी तरह खत्म नहीं करता, उसे सुधारने का मौका देता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमें सिखाता है कि संविधान मृत नहीं करता, सुधार का मौका देता है। यह न्याय और व्यावहारिकता का अद्भुत संतुलन है। इसलिए कानून पर अगर छाया भी पड़े तो जरूरी नहीं कि वो समाप्त हो जाए। कभी कभी छाया हटते ही वही कानून फिर से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। वह है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी विच्छेदन का सिद्धांत। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो पूरा कानून नहीं, केवल असंवैधानिक भाग ही रद्द किया जाए।
यह भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज का यह वीडियो आपके लिए विशेष है। चाहे आप लॉ के छात्र हो, एक वकील न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर संविधान को समझने की इच्छा रखने वाले जागरूक नागरिक, हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, केस लॉ के साथ ऐतिहासिक संदर्भ, विधायी महत्व और व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए। यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा है लॉमेंटरी, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको संविधान, कानून और न्यायपालिका से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझाने का कार्य करता है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज @theCouncilCode पर भी आपको मिलेंगे 1 मिनट में समझाए गए डेली रील्स और इन्फोग्राफिक्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है, अगर किसी कानून का कोई भाग असंवैधानिक है तो केवल वही भाग अमान्य होगा और बाकी वैध भाग लागू रहेगा। इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2) है। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बना था वह मूल अधिकारों के विरुद्ध हुआ तो उस हद तक शून्य वॉइड हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। ऐसा कोई भी कानून शून्य वॉइड होगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक कानून बनाया गया है जिसमें 10 धाराएं हैं। इन 10 में से केवल एक धारा किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो कोर्ट पूरी कानून को रद्द नहीं करेगा, केवल उस एक धारा को असंवैधानिक घोषित करेगा। बाकी की 9 धाराएं वैध और प्रभावी बनी रहेंगी। यही है सेवरेबिलिटी, यानी खराब भाग को अलग कर देना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्भव, ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर आया है। यह कॉमन लॉ का सिद्धांत है, जिसका मतलब होता है न्यायाधीशों द्वारा विकसित किया गया कानून। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका कानून की समीक्षा करते समय उसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में न देखे, बल्कि उसे विश्लेषण करके तय करे कि कौन सा हिस्सा असंवैधानिक है और कौन सा वैध है। विदेशी उदाहरण, अमेरिका में सेवरेबिलिटी क्लॉज कई कानूनों में शामिल होती है जो कहती है कि अगर किसी भाग को अमान्य घोषित किया गया तो बाकी कानून प्रभावित नहीं होंगे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस सिद्धांत को लागू किया है, जैसे कि अलास्का एयरलाइंस बी ब्रॉक 1987। भारतीय संविधान में स्थान, पोजीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने पहले देखा, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का मूल स्तंभ है जहां से इस सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। अनुच्छेद 13(1) और 13(2) के आधार पर जब भी कोई पूर्व या पश्चात संवैधानिक कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे उस हद तक रद्द किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, यह सिद्धांत केवल उन कानूनों पर लागू होता है जो आंशिक रूप से असंवैधानिक है। कोर्ट यह जांचता है कि क्या असंवैधानिक भाग को हटाने के बाद शेष कानून अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है या नहीं। प्रमुख निर्णय यानी लैंडमार्क जजमेंट्स, आरएमडी चमारबागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 यह सिद्धांत का प्रमुख केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल असंवैधानिक भाग को हटाया जा सकता है अगर वह शेष कानून से पृथक सेपरेबल है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, कोर्ट ने कहा कि किसी अधिनियम की एक धारा असंवैधानिक होने से पूरा अधिनियम असंवैधानिक नहीं हो जाता। मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया 1980, कोर्ट ने कहा कि संविधान का संतुलन बनाए रखने के लिए असंवैधानिक संशोधन को हटाया जा सकता है। किहोतो होलोहान वर्सेस ज़ेकिल्हू 1992, कोर्ट ने पैरा 7 को असंवैधानिक बताया लेकिन बाकी 10th शेड्यूल को वैध माना। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा 1951, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की कुछ धाराएं फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ पाई गईं तो केवल वही धाराएं रद्द की गईं, बाकी कानून प्रभावी रहा। परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी, कोर्ट निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर तय करता है कि सेवरेबिलिटी लागू हो सकती है या नहीं। क्या असंवैधानिक भाग शेष भाग से अलग किया जा सकता है? क्या शेष भाग स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है? क्या विधायिका का उद्देश्य केवल असंवैधानिक भाग के बिना भी पूरा हो सकता है,
यदि उत्तर हाँ है, तब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होगी। व्यावहारिक उपयोगिता और संविधान की रक्षा। यह सिद्धांत एक प्रकार का संविधान सुरक्षा कवच है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की समीक्षा के दौरान कानून की उपयोगी और वैध धाराएं नष्ट न हो। इससे कानूनों का संतुलन बना रहता है और प्रशासनिक अस्थिरता से बचा जा सकता है। लाभ: कानून का अच्छा भाग बच जाता है। न्यायपालिका को अधिक विवेक का प्रयोग करने की शक्ति मिलती है। कानून बनाने की प्रक्रिया को सम्मान मिलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और अन्य सिद्धांतों से तुलना। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सेवरेबिलिटी केवल असंवैधानिक भाग रद्द होता है। इक्लिप्स असंवैधानिक भाग निष्क्रिय रहता है, लेकिन बाद में पुनर्जीवित हो सकता है। सेवरेबिलिटी वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेवरेबिलिटी सामान्य कानूनों पर लागू, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान संशोधन पर लागू। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो और कानून का अच्छा हिस्सा बेकार न जाए। यह न्यायपालिका की बौद्धिक शक्ति, विवेक और संविधान की गरिमा का प्रतीक है। इसका सही अनुप्रयोग ही न्याय और शासन में संतुलन बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही संवैधानिक और कानूनी विषयों पर आसान भाषा में वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉमेंट्री और इंस्टाग्राम पेज @theCouncilCode के साथ। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। कभी आपने सोचा है कि जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक जैसे विषयों पर कानून बना दें तो कौन सा कानून चलेगा? क्या दोनों मान्य रहेंगे या एक अमान्य हो जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब देता है भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, यानी तत्व और सार का सिद्धांत। यह केवल कानूनी तकनीकी नहीं बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था की रीढ़ है। आज का वीडियो लॉमेंट्री चैनल की ओर से इसी महान सिद्धांत पर है। साथ ही हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे अद्भुत फैसलों में जहां इस सिद्धांत ने न सिर्फ टकराव सुलझाया बल्कि संविधान की आत्मा को भी संरक्षित किया। इस सिद्धांत का सार क्या है, यानी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस? पिथ का अर्थ है मूल तत्व या आधारभूत उद्देश्य। सब्सटेंस का अर्थ है वास्तविक सार, आत्मा या विषय वस्तु। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कानून को उसकी पूरी आत्मा में समझना जरूरी है। अगर कोई कानून एक विशेष सूची के अंतर्गत आता है तो भले ही वह दूसरे क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित कर दे, वह फिर भी वैध माना जाएगा यदि उसका मूल उद्देश्य वैध है। सीधा मतलब, अगर कानून की असली नियत वैध है तो थोड़ा बहुत टकराव माफ है। क्यों जरूरी है यह सिद्धांत? भारत एक संघात्मक फेडरल व्यवस्था है। यहां केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान की लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट में निर्धारित है, अनुच्छेद 265 के तहत। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य द्वारा बनाया गया कानून अनजाने में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर बैठता है। इस स्थिति में यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या यह कानून असल में राज्य का विषय है। यदि हाँ और केंद्र के क्षेत्र में केवल आकस्मिक या गौण प्रवेश हुआ है तो यह कानून वैध रहेगा। संवैधानिक संदर्भ आर्टिकल 216 और शेड्यूल 7 अनुच्छेद 216। विधायिका की शक्तियां। अनुच्छेद विषय किसके पास अधिकार? 216(1) लिस्ट I यूनियन केवल संसद। 216(2) लिस्ट 3 कंकरेंट संसद और राज्यपाली। 216(3) लिस्ट 2 स्टेट केवल राज्य विधानमंडल। यदि दो कानूनों में टकराव हो तो अदालत यह तय करती है कि उसका पिथ एंड सब्सटेंस किस सूची से मेल खाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ब्रिटिश काल में उत्पत्ति। इस सिद्धांत का जन्म कनाडा में हुआ और वहां से यह ब्रिटिश इंडिया में आया। केस कुशिंग वर्सेस डुपुई 1880। यह पहला मामला था जिसमें इस सिद्धांत को मान्यता मिली। भारत में स्वीकृति।
भारत में सबसे पहले फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने इस सिद्धांत का उपयोग किया। प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स 1947। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि बैंकिंग पर बना राज्य कानून वैध है क्योंकि उसका मूल उद्देश्य मनी लेंडिंग था। महत्वपूर्ण केस लॉ यानी टॉप 15 लैंडमार्क जजमेंट्स। 1 स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। मुद्दा शराब पर प्रतिबंध, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। प्रश्न, क्या यह केंद्र के व्यापार अधिकार में दखल था? फैसला, पब्लिक हेल्थ राज्य का विषय है, मूल उद्देश्य यही था, वैध माना गया। 2 प्रफुल्ला कुमार बैंक ऑफ कॉमर्स 1947। मनी लेंडिंग का कानून था पर बैंकिंग को भी छूता था। प्रिवी काउंसिल, मूल विषय मनी लेंडिंग इक्वल्स राज्य अधिकार। 3 जमीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010। कोर्ट ने देखा कि पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, कानून का पिथ वही था, इसीलिए वैध। KC गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जमींदारी एबॉलिशन लॉ चैलेंज हुआ। SC लैंड रिफॉर्म्स इक्वल्स राज्य विषय, वैलिड। 5 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस G चावला 1953। लाउडस्पीकर रेगुलेशन का मामला था, शांति और व्यवस्था इक्वल्स राज्य का विषय। 6 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डिलन 1972। वेल्थ टैक्स और यूनियन लिस्ट के ओवरलैप का मामला था, कोर्ट ने मूल उद्देश्य टैक्सेशन माना। और केस 7 स्टेट ऑफ केरला वर्सेस माराप्रेम। 4 ITC लिमिटेड वर्सेस APNC। 9 केसोराम इंडस्ट्रीज केस। 10 होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 11 भारत हाइड्रो वर्सेस स्टेट ऑफ असम। 12 बालसारा लिकर केस। 13 मेघराज वर्सेस अल्लाह रखिया। 14 M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 15 होक्स्ट फार्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस सिद्धांत का टेस्ट यानी जुडिशियल टेस्ट्स फॉर पिथ एंड सब्सटेंस, क्या कानून की असली नियत वैध है? क्या दूसरे क्षेत्र में प्रवेश गौण है या जरूरी? क्या कानून अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है भले ही दूसरी सूची से टकराव हो? क्या यह कानून वास्तव में धोखा नहीं दे रहा, i.e. कलरेबल नहीं है? अन्य सिद्धांतों से तुलना। कंपैरेटिव डॉक्ट्रिन्स। A डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। पिथ एंड सब्सटेंस। कलरेबल लेजिस्लेशन वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान, छिपे उद्देश्य की जांच, वैधता की पुष्टि करता है, धोखाधड़ी की जांच करता है। B रिपग्नेंसी आर्टिकल 254 वर्सेस पिथ एंड सब्सटेंस। रिपग्नेंसी जब दो कानून एक जैसे विषयों पर टकराते हैं। पिथ एंड सब्सटेंस व्यावहारिक महत्व और आलोचना। उपयोगिता राज्य और केंद्र दोनों को स्वतंत्रता देता है, कानूनों की वैधता बचाता है, अनावश्यक अमान्यता से बचाता है। आलोचना कभी कभी यह केंद्र की शक्ति में कटौती करता है, न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस केवल एक तकनीकी नियम नहीं बल्कि संविधान की कार्यशीलता का असली संरक्षक है। इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि संविधान में शक्ति का संतुलन कैसे बना रहता है और न्यायपालिका कैसे संवैधानिक विवेक का प्रयोग करती है। क्लोजिंग स्क्रिप्ट, यूट्यूब एंडिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लॉमेंटरी और इंस्टाग्राम पर @theCouncilCode। आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। अगली वीडियो किस पर चाहिए, नीचे जरूर बताएं। क्या कभी आपने किसी ऐसे लॉ के बारे में सुना है जो नाम से कुछ और लगता है लेकिन अंदर से उसका पर्पस कुछ और होता है? ऐसा लॉ जो संविधान के किसी मना किए गए पावर को यूज नहीं करता दिखाता, लेकिन असल में वही करता है, इनडायरेक्टली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्ट्रिन की जो जज करता है कि लॉ रियल में क्या कर रहा है, ना कि सिर्फ उसका टाइटल या नाम क्या कह रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका लॉमेंट्री के इस पावरफुल एपिसोड में, जिसका टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये डॉक्ट्रिन संविधान के अंदर है, लेकिन कानून बनाने वालों के ऊपर एक निगरानी जैसे है। सबसे पहले शुरू करते समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है।
कलरफुल लेजिस्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो देखने में एक वैलिड लॉ लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसे चीज को अचीव करता है जो लेजिस्लेचर के पावर के बाहर होती है। और ऐसे में कोर्ट कहती है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली ईदर। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेचर किसी चीज पर लॉ नहीं बना सकता, तो वो घुमा फिरा के भी उसी पर लॉ नहीं बना सकता। इसका लॉजिक सिंपल है, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती। कोर्ट देखेगा कि लॉ का सब्सटेंस क्या है, ना कि फॉर्म क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का ओरिजिन सेपरेशन ऑफ पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स से हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की अलग अलग पावर्स फिक्स हैं। अगर कोई लेजिस्लेचर अपनी पावर को क्रॉस करता है, तो कोर्ट उस लॉ को अल्ट्रा वीरेस डिक्लेयर कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी वही काम करता है। वो देखता है कि क्या लॉ सच में विद इन पावर है या सिर्फ नाम का घोंग है। बैकग्राउंड टू द लैटिन, दिस डिबा लॉ काफी में बेरोक काफी माना है। कोर्ट क्या चेक करता है? क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी सब्जेक्ट लिस्ट के बाहर है? क्या लेजिस्लेचर ने अपनी पावर का मिसयूज किया है? क्या मोटिव कुछ और था और फॉर्म में कुछ और लिखा गया है? सब्सटेंस वर्सेस फॉर्म का टेस्ट लगाया जाता है। अगर सब्सटेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे उसका टाइटल कितना भी क्लीन हो, वो लॉ इनवैलिड नंबर 1, केसी गजपति नारायण देओ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1953। सबसे इंपॉर्टेंट केस जहां ये डॉक्ट्रिन डिफाइन हुआ। एससी ने बोला कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना। लॉ बनाया गया था जमींदारी एबोलिशन के नाम पर, बट एक्चुअली वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के खिलाफ था। कोर्ट ने कहा लेजिस्लेचर ने पावर के बाहर जाकर इनडायरेक्टली काम किया, इसलिए ये कलरेबल है। 2. स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। लॉ बना था लैंड एक्विजिशन के लिए, लेकिन उसमें कॉम्पेंसेशन सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रहा था। कोर्ट ने चेक किया क्या ये लॉ पब्लिक पर्पस के लिए है या पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। रिजल्ट पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। 3. आर.एस. जोशी वर्सेस अजीत मिल्स 1977। यहां कोर्ट ने बोला अगर लेजिस्लेचर का रियल ऑब्जेक्ट वैलिड हो, तो माइनर फॉर्म वाली गलती से उस लॉ को कलरेबल नहीं माना जाएगा। ऑन कंक्लूजन, सिर्फ नाम से नहीं, कोर्ट लॉ के पीछे की इंटेंशन, डॉक्ट्रिन फोकस, कलरेबल लेजिस्लेशन, indirect misuse of power, pith and substance, main object of legislation, doctrine of eclipse, temporary inoperability, doctrine of severability, separating valid and invalid parts. Colorable legislation सिर्फ तब अप्लाई होता है जब intentional fraud of power दिख रहा हो। Importance in Indian Constitution, ये doctrine ensure करता है कि legislature constitutional boundaries के अंदर ही काम करे, कोई भी लॉ बाईपास ना करे संविधान के restrictions को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इनडायरेक्टली वायलेट ना हो जाएं। जुडिशरी के पास एक शील्ड है ये डॉक्ट्रिन, ताकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। सपोज करो एक स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर टैक्स के नाम पर लॉ बनाती है, लेकिन उसका असली मोटिव होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना। कोर्ट क्या करेगा? लॉ का नाम नहीं देखेगा, लॉ का इंटेंशन और इंपैक्ट देखेगा। मॉडर्न एग्जाम्पल्स, कुछ स्टेट लॉज जो कन्वर्जन, रिजर्वेशन या रिलीजियस फंडिंग के नाम पर कुछ और ही एम रखते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू। अब जब भी आप किसी नए लॉ के बारे में सुने, सिर्फ उसका टाइटल मत पढ़िए, उसके रियल इंटेंट को समझने की कोशिश करिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हमें सिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ड्स, इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिट्स, और ये डॉक्ट्रिन उन लिमिट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए लॉ एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट करिए आपको सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन कौन सा लगता है।
सब्सक्राइब करिए @lawmentary पर जुडिशरी की हर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली समझना चाहते हो, तो ये डॉक्ट्रिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जब दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस, अनुच्छेद या सेक्शंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन में लगते हैं, तो उनको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है जिससे दोनों का मकसद पूरा हो सके, बिना किसी एक को इनवैलिड या बेकार बनाए। इसी टेक्निक को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के दो क्लॉजेस आपस में टक रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके से पढ़ो जिससे दोनों का मतलब निकल सके, दोनों प्रोविजंस की रिस्पेक्ट हो और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। हम किसी एक प्रोविजन को इग्नोर कर दें, नहीं, हम दोनों को एक बैलेंस और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। ये डॉक्ट्रिन ब्रिटिश लीगल सिस्टम से आया है, लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने इसे बार बार अप्लाई किया है। ओरिजिन्स। इंडियन जुडिशरी का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसकी हर एक क्लॉज का कोई पर्पस होता है। अगर दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, तो कोर्ट्स उनका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, सपोज आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और आर्टिकल 19(2) इस फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा बोलता है जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, तो क्या हम उसे पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच डिनाई कर दे? नहीं, कोर्ट्स दोनों आर्टिकल्स को हार्मोनियसली इंटरप्रेट करता है। मतलब फ्रीडम भी बचा रहे, लेकिन मिसयूज से भी बचा रहे। 1. री केरला एजुकेशन बिल 1957। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को हार्मोनियसली रीड करना चाहिए ताकि किसी एक प्रोविजन का एसेंस लूज ना हो। 2. दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स के क्लॉजेस को हार्मोनियस तरीके से इंटरप्रेट करो ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। 3. वेंकटरमना वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। कॉन्फ्लिक्ट था आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 31 के बीच। कोर्ट ने कहा, दोनों का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करो जिससे माइनॉरिटी का राइट भी बचे और इक्वालिटी प्रिंसिपल भी हार्म ना हो। 4. राजकृष्ण वर्सेस विनोद कनुंगो 1954। कोर्ट ने कहा, अगर दो प्रोविजंस कॉन्ट्रडिक्टरी दिखते हैं, तो दोनों को एक प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन दो जिससे दोनों का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट हो सके। ये डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिटी और कोहेरेंस बनाए रखता है। जुडिशरी के लिए एक टूल है जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सके विदाउट हर्टिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करता है कि हर प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। कंक्लूजन। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक ऐसी लीगल टेक्निक है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ के कन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स को पीसफुली और बैलेंस के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। याद रखिए, लॉ को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए इंटरप्रेट किया जाता है, और ये डॉक्ट्रिन इसी जोड़ने की कला सिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा डॉक्ट्रिन नेक्स्ट देखना चाहेंगे, और चैनल लॉमेंट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां कानून को हम बनाते हैं सिंपल और समझने लायक, वो भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश। हर डॉक्ट्रिन, हर जजमेंट अब होगा इजी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या लॉ के स्टूडेंट हो, तो ये चैनल आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मिले हर लीगल टॉपिक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन सबसे पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
डिटेल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट, स्टूडेंट्स फ्रेंडली। शुरुआत एक क्वेश्चन से। सोचो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या ऐसा लॉ वैलिड माना जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसी काम के लिए जुडिशरी के पास होता है एक जबरदस्त पावर, जिसे कहते हैं जुडिशियल। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर कोर्ट्स, स्पेशली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, किसी भी लॉ, ऑर्डर या गवर्नमेंट एक्शन को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, जुडिशरी का राइट है कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो भी काम किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। ऑरिजिन, कहां से आई ये डॉक्ट्रिन? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली अमेरिका से आया। मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803 केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये डॉक्ट्रिन यूज किया। भारत में ये पावर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है? आर्ट 13, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो नल एंड वॉइड है। आर्ट 32, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्ट 226, हाई कोर्ट्स का पावर टू इश्यू रिट्स। आर्ट 136, special leave petition by SC to review any case. Art 225 to 246, distribution of legislative powers. अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की तो जुडिशरी इंटरफियर करेगी। Types of judicial review in India. 01, legislative action का रिव्यू, जब कोर्ट किसी एक्ट या लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू, जब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का डिसीजन या एक्शन इलीगल या आर्बिट्रेरी हो। जुडिशियल डिसीजन का रिव्यू, अगर लोअर कोर्ट का जजमेंट गलत हो तो हायर कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। 1, केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 2, मिनर्वा मिल्स वी यूनियन ऑफ इंडिया 1980। एससी ने कहा जुडिशियल रिव्यू एक इसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर यह नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। 3, एल चंद्रा कुमार वी यूनियन ऑफ इंडिया 1997। एससी ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 224 और 32 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर को रोकता है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है। अगर जुडिशियल रिव्यू ना हो तो गवर्नमेंट कुछ भी लॉ पास करके लोगों के राइट्स छीन सकती है। जुडिशियरी पर ओवररीच का एलिगेशन होता है। कभी कभी कोर्ट्स पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफियर करते हैं। डिले इन जस्टिस प्रोसेस भी एक कंसर्न है, पर फिर भी Judicial Review remains the। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लॉमेंटरी, जहां कानून के हर कॉन्सेप्ट को हम बनाते हैं सिंपल, समझदार और यादगार। अगर आप जुडिशियरी एस्पिरेंट हो या लॉ स्टूडेंट हो या लीगल कंटेंट से प्यार करते हो तो अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए फॉर ऑल अपडेट्स। टॉपिक: Doctrine of Laches explained in English. Justice delays due to your laziness, not the courts. ये लाइन परफेक्टली डिफाइन करती है डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस को। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है जो कहता है लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट, नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। अगर किसी पर्सन ने अपना लीगल राइट टाइमली असर्ट नहीं किया और काफी डिले कर दिया बिना वैलिड रीजन के, तो कोर्ट उसकी पिटिशन या क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि डिले से सामने वाले पार्टी को नुकसान हो चुका है। यानी एक्विटी एड्स द विजिलेंट। मान लो राम के लैंड पे इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया था 2005 में।
पर राम ने 2025 तक कोर्ट में केस फाइल नहीं किया। 20 साल तक वो चुप रहा बिना किसी लीगल एक्शन के। अब कोर्ट कहेगा, भाई तुम इतने टाइम तक सोए क्यों रहे? अब कोर्ट तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये लैचेस का केस है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस वर्सेस लिमिटेशन एक्ट, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, लिमिटेशन एक्ट इक्विटेबल कॉन्सेप्ट है, स्टैट्यूटोरी कॉन्सेप्ट है। नो फिक्स टाइम लिमिट, फिक्स टाइम पीरियड्स होते हैं, जज डिस्क्रेशन पे होता है, स्ट्रिक्टली लॉ बाउंड। लैचेस में जज देखता है कि क्या डिले अनरीजनेबल था और उससे ऑपोजिट पार्टी को नुकसान हुआ या नहीं। तिलोक चंद मोदी चंद वर्सेस HP मुंशी 1970। SC ने कहा, आर्टिकल 32 के थ्रू भी अगर आप बहुत डिले से आए हो तो रिलीफ नहीं मिलेगा। 2. Karnataka Power Corporation versus K. Thangaban 2006। Delay and laches bar judicial review under Article 226। अगर delay है without proper justification, High Court भी interfere नहीं करेगा। 3. R&M Trust versus Koramangala Residence 2005। SC ने बोला, if delay causes prejudice to the opposite party, relief must be denied। Doctrine of laches के key elements: unreasonable delay, time lag genuine होना चाहिए, prejudice delay से सामने वाले को कोई नुकसान हुआ हो, absence of explanation delay का valid reason नहीं दिया गया हो, doctrine of laches का real life impact। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 10 से 15 साल बाद इलीगली टर्मिनेट होने का या प्रमोशन का केस याद आता है, लैंड डिस्प्यूट्स जहां लोग 30 से 40 साल बाद अब लेट हो गया भाई, तुम्हारा हक अब खत्म समझा जाएगा। Important quotes for revision: Laches is not mere delay, it is delay that works injustice. He who sleeps on his right loses it। तो दोस्तों, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एक डिटेल्ड, क्रिस्प और क्लियर ब्रेकडाउन। जुडिशरी या लॉ स्कूल के लिए परफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करें लॉमेंटरी पे, जहां कानून बनता है इंटरेस्टिंग। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंटरी, जहां कानून के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हो या लॉ समझना चाहते हो एकदम क्लैरिटी के साथ, तो ये चैनल है आपके लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्ट्रिन की जो एक फाउंडेशन प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉर्पोरेट लॉ का, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनिंग यानी परिभाषा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, यानी किसी भी अथॉरिटी या बॉडी के जुरिस्डिक्शन के बाहर का काम। अगर कोई स्टैट्यूटोरी बॉडी जैसे कि एक कंपनी, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी या पार्लियामेंट भी कोई ऐसा काम करती है जो उसके पावर के स्कोप के बाहर है, तो वो एक्ट इलीगल या इनवैलिड हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये डॉक्ट्रिन एक लिमिटेशन प्रिंसिपल है, जिसका मकसद है कि कोई भी अथॉरिटी या बॉडी अपने डिफाइंड बाउंड्रीज के बाहर जाके एक्शन ना ले। 2. ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन यानी उत्पत्ति। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ओरिजिनली डेवलप हुआ इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव और कंपनी लॉ में। लैंडमार्क केस एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन को लिमिटेड वर्सेस रिच 1875। इस केस में कंपनी ने एक काम किया जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर था। कोर्ट ने कहा, एनी एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अल्ट्रा वायरस अप्लाई होने लगा, पहले कंपनी लॉ में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन यानी महत्व, लीगल कंट्रोल। ये डॉक्ट्रिन पावर का मिसयूज रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन, लेजिस्लेचर अपने लिमिटेड स्फीयर में काम करे। कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, कंपनी सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ही काम करें। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स, पब्लिक और इन्वेस्टर्स दोनों का इंटरेस्ट सेफ रहे। टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स यानी अल्ट्रा वायरस कार्य के प्रकार। 1. अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अगर पार्लियामेंट किसी ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाए
जो उसके ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर हो। एग्जाम्पल स्टेट लिस्ट टॉपिक पर। एग्जाम्पल अल्ट्रा वायरस द स्टैट्यूट। अगर कोई अथॉरिटी अपने पेरेंट एक्ट के स्कोप के बाहर काम करे तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। 3. अल्ट्रा वायरस द कंपनी। कंपनी ने जो अपने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उनके बाहर का काम करे तो इनवैलिड। चौथा, अल्ट्रा वायरस पावर के बाहर का डिसीजन ले तो वो भी अल्ट्रा वायरस होगा। लैंडमार्क केस लॉज यानी महत्वपूर्ण निर्णय। 1. एशबरी रेलवे कैरिज को वॉज रिच 1875। 15. फर्स्ट केस जहां अल्ट्रा वायरस का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली अप्लाई हुआ। कंपनी ने अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 2. AK गोपालन वर्स स्टेट ऑफ मद्रास 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के स्कोप में अल्ट्रा वायरस चैलेंज। कोर्ट ने पहले नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, बाद में ब्रॉडन हुआ मानेका गांधी केस में। 3. मानेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। जब गवर्नमेंट ने बिना रीजन के पासपोर्ट सीज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के नाम पर आर्बिट्ररी एक्शन है। अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। 4. दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के स्कोप में पार्लियामेंट के पावर्स का मिसयूज अल्ट्रा वायरस माना, यानी परिणाम void ab initio, from the beginning he invalid होता है, though cannot be ratified, even shareholders या legislature भी बाद में approve नहीं कर सकते। though no legal rights arise, कोई enforceable contract नहीं बनता। remedies available, injunction मिल सकती है या compensation claim हो सकता है। application in India यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य। इंडिया में ये डॉक्ट्रिन काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार लेजिस्लेचर के एक्शंस को टेस्ट करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू के जरिए कोर्ट्स देखते हैं कि कोई भी एक्शन अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। एग्जाम्पल आर्टिकल 13, एनी लॉ विच इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड, यानी अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन यानी अपराध, एक्ट डन अंडर गुड फेथ। अगर किसी अथॉरिटी ने जेन्युइन डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट, कंपनी लॉ में आउटसाइडर्स के लिए कुछ प्रोटेक्शन होती है। 03. स्टैट्यूटरी क्योर। कभी कभी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट ला के वैलिडेट कर देते हैं। समरी SAR, ultra vires beyond legal powers, applies in constitution, company law, statutory authorities, protects from misuse of power, arbitrary actions, landmark cases, Ashbury Railway, Maneka Gandhi, Delhi Laws Act effect. Act is void and unenforceable, very relevant for constitutional interpretation in India. तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने डिटेल में समझा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरीज, जो एक स्ट्रॉन्ग लीगल टूल है आर्बिट्ररी और इलीगल एक्शन के खिलाफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या फीडबैक जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कानून के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचता रहे। बोले मैं ऐसे ही गुफ्तगू। वेलकम टू लॉ मेंटरी, जहां कानून के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं बिल्कुल सिंपल। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट या लीगल एंथुजियास्ट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सब्सक्राइब करो लॉ मेंटरी, हिट द बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। आज हम एक ऐसे डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने वाले हैं जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकारा। मीनिंग, रेस जुडिकारा क्या होता है? रेस जुडिकारा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, यानी एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर पहले ही कोर्ट फैसला दे चुकी है। इंडियन लीगल सिस्टम में रेस जुडिकारा का मतलब है एक बार जब किसी केस में फैसला हो गया हो और वो डिसीजन फाइनल हो, तो उसी मैटर को दोबारा सेम पार्टीज के बीच सेम कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में रेज। कहां से आया ये डॉक्ट्रिन? ये डॉक्ट्रिन इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है,
लेकिन इंडियन लॉ में इसे सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोडिफाई किया गया है। सेक्शन 11 CPC लीगल प्रोविजन। सेक्शन 11 CPC कहता है, No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit between the same parties and has been heard and finally decided by such court. Essential conditions for res judicata. किसी दी मैटर पर res judicata अप्लाई होने के लिए कुछ essential conditions होती है। Same parties या उनका representative, same issue या matter competent court ने decide किया हो, decision final हो, matter substantially same हो, previous judgment should be on merits. Example, A sues B for property possession. Court decides in B's favor. A can't file another suit for the same property with a slightly different claim. क्योंकि वो matter का objective क्या है? इस doctrine का purpose है judicial consistency बनाए रखना, vexatious litigation से court को बचाना, finality of judgment ensure करना, judicial time and resources बचाना, litigants को बार-बार same issue पर court ना बुलाए, landmark judgments on res judicata. Daryao v. State of UP, AIR 1961 SC 1457. SC ने कहा कि res judicata फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस पर भी अप्लाई होता है अगर पहले सेम इशू किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया हो। शिव पार्सन सिंह वी रामनंदन प्रसाद 1916 PC. Judgment held that it is in the public interest that there should be an end to litigation. Constructive res judicata एक एडवांस कॉन्सेप्ट। जब कोई पार्टी अपना कोई क्लेम या इशू पहले ही रेज कर सकती थी लेकिन नहीं किया तो वो बाद में उस क्लेम को रेज नहीं कर सकती। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहलाता है। Explanation 4 of Section 11 CPC इसे कवर करता है। कुछ सिचुएशंस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस, change in circumstances or law, judgment obtained without jurisdiction, interlocutory orders, writs for enforcement of fundamental rights under Article 32/226. Practical relevance, judiciary exams or real life में। Judiciary exams में ये topic बार-बार पूछा जाता है, especially in CPC mains और interview stage पर भी। Point, real life में भी एडवोकेट्स को समझना पड़ता है कि कब मैटर दोबारा कोर्ट में लाया जा सकता है या नहीं। कंक्लूजन, तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ना सिर्फ एक टेक्निकल लीगल कॉन्सेप्ट है बल्कि एक शील्ड है जो लीगल सिस्टम को अननेसेसरीली रिपीटेड लिटिगेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो तो अब आप कमेंट्स में लिखकर बताएं, क्या आपको कभी किसी केस में रेस जुडिकाटा का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लॉमेंटरी को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं अगला कॉन्सेप्ट किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां कानून बनेगा सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां लॉ को बनाया जाता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्ट्रिन के बारे में जो लीगल प्रोमिसेस और फेयर प्ले का फाउंडेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी लीगल एग्जाम के स्टूडेंट हो तो ये डॉक्ट्रिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक करो, शेयर करो और लॉमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का मतलब है आप किसी व्यक्ति को उस बात का इनकार करने से रोक नहीं सकते जो उसने पहले एक्सेप्ट की थी और जिस पर दूसरा व्यक्ति डिपेंड कर गया था। इन सिंपल वर्ड्स, किसी पर्सन ने अगर किसी दूसरे को एक फैक्ट पे बिलीव करने पर मजबूर किया हो और उस दूसरे पर्सन ने उस पर एक्ट कर लिया हो तो पहला पर्सन उस फैक्ट को लेटर डिनाई नहीं कर सकता। ये डॉक्ट्रिन इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का ओरिजिन इंग्लिश कॉमन लॉ से हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इसका कोडिफाइड फॉर्म दिया गया है।
Section 115 of Indian Evidence Act. When one person has, by his declaration, act, or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed to deny the truth of that thing. मतलब, अगर किसी ने अपने किसी एक्ट, स्टेटमेंट या ओमिशन से दूसरे को मिसलीड किया, तो बाद में वो उस सच को झूठ नहीं कह सकता। by record. जब किसी केस में कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया हो, तो पार्टीज उस इश्यू को दोबारा लिटिगेट नहीं कर सकते। Closely linked to res judicata. Estoppel by representation. जब एक पर्सन अपने स्टेटमेंट से दूसरे को कोई गलत बिलीफ में डाल दे और दूसरा पर्सन उस पर एक्ट कर ले। Promissory estoppel. जब सरकार या कोई अथॉरिटी प्रॉमिस करती है और दूसरा व्यक्ति उस पर एक्ट करता है, तो वो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बन जाता है। Estoppel by conduct. जब किसी का बिहेवियर या एक्शन ऐसा हो जो दूसरे को मिसलीड करे, then he is estopped from denying it later. Estoppel against tenants and licensees. Tenant अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता जब तक वो पोजेशन में हो। Estoppel against statute, not allowed. जब कोई बात लॉ के अगेंस्ट हो, तो estoppel अप्लाई नहीं होता। लॉ यानी की केस लॉज, P State of Bihar versus Project उच्च विद्यालय शिक्षक संघ, AIR 2006 SC 260. Promissory estoppel is applicable against government when injustice would occur otherwise. Union of India versus Anglo-Afghan Agencies, AIR 1968, SC 718. Even administrative promises can be enforced through promissory estoppel. Ganges MFG Co. versus Sorujmal, 1880, ILR 5, Cal 669. Important judgment on estoppel by conduct. Motilal Padampat Sugar Mills versus State of UP, 1979, AIR 621. Landmark case on promissory estoppel. Importance in law, legal fairness बनाए रखने के लिए जरूरी है. Prevents misuse of words, statements. इंसान को अकाउंटेबल बनाता है उसके पास्ट कॉन्डक्ट के लिए। कोर्ट्स में ये डॉक्ट्रिन इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन अपने ही वर्ड से मुकर न एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को बोला, तुम ये शॉप 10 साल तक चला सकते हो बिना रेंट बढ़ाए। टेनेंट ने पूरा सेटअप बना लिया, लाख इन्वेस्ट किए। 5 साल बाद लैंडलॉर्ड कह रहा है रेंट डबल करो या निकल जाओ। अब यहां डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगेगा। लैंडलॉर्ड अपनी बात से मुकर नहीं सकता। लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन एस्टॉपल cannot override statutory provisions. Estoppel doesn't apply against a minor because he is not competent to contract. It cannot create a cause of action, only prevents from denial. Judiciary preparation tip. Judiciary exams में doctrine of estoppel directly भी पूछा जा सकता है या indirectly case laws के through भी. So focus on Section 115 Evidence Act, Promissory Estoppel Case Laws. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉमेंट्री, इंडिया के पहले फुली एजुकेशनल लीगल प्लेटफॉर्म पे, जहां कानून सीखना होता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। मैं हूं योर नेम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से मिलता है हमें मोटिवेशन और आपको लीगल एजुकेशन। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन? सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन है क्या। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पास्ट में कुछ बेनिफिट्स दिए हैं या किसी पॉलिसी के थ्रू किसी तरह का अश्योरेंस मिला हो, तो वो इंडिविजुअल एक्सपेक्ट कर सकता है कि आगे भी उसके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये लीगल राइट नहीं होता, पर प्रोसीजरल फेयरनेस का राइट होता है, रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस से। एग्जाम्पल से समझिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को 3 साल तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती रही बिना किसी इंटरप्शन के।
4th ईयर में बिना कोई रीजन दिए सडनली स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है, तो स्टूडेंट लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट कर सकता है कि बिना सुनवाई के ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इस डॉक्ट्रिन के 2 मेजर टाइप्स होते हैं। प्रोसीजरल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जब आपसे कंसल्ट या हियरिंग का प्रॉमिस दिया गया हो बिफोर एनी एडवर्स डिसीजन। सब्सटैंटिव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जब आपको किसी एक्चुअल बेनिफिट या पॉलिसी कंटिन्यूएशन की उम्मीद हो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट पास्ट प्रैक्टिस। की एलिमेंट्स 245। ये डॉक्ट्रिन तब अप्लाई होता है जब पब्लिक अथॉरिटी पास्ट में कोई क्लियर रिप्रेजेंटेशन या प्रैक्टिस करती हो जिसका इम्पैक्ट सिटीजन के प्रैक्टिस को बिना एक्सप्लेनेशन के विथड्रॉ किया गया हो। इंपॉर्टेंट केस लॉज। Let's talk about important judgments that shape this doctrine. Navjyoti Co-op Group Housing Society versus Union of India, 1992. Supreme Court ne kaha, if there's a consistent past practice, then citizen has a right to legitimate expectation. Union of India versus Hindustan Development Corporation, 1993. सी ने पहली बार डिफाइन किया कि ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल फॉर्म्स में होती है। पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1999। कोर्ट ने कहा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इन्फोर्सेबल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्रिन, लेकिन ये डॉक्ट्रिन एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है। पॉलिसी चेंजेस के केस में ये अप्लाई नहीं होती अगर चेंज रीजनेबल हो। कोर्ट इंटरफियरेंस नहीं करता जब एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो। कोई इन्फोर्सेबल प्रॉमिस ना हो तो ये नहीं चलेगा। लाइसेंस रिन्यूअल, सब्सिडीज, एजुकेशन पॉलिसीज, इन सब में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। इसका यूज जुडिशरी करता है to check arbitrariness and unfair treatment by public authorities. Closing thoughts. Doctrine of legitimate expectation एक democratic safeguard है जो public को procedural fairness और transparency का protection देता है। अगर आप competitive exams के लिए prepare कर रहे हैं, judiciary के aspirant है या एक responsible citizen है, तो इस doctrine को समझना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको और ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में चाहिए तो लॉमेंटरी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई लीगल ज्ञान मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉमेंटरी, जहां लॉ को बनाया गया है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। यह डॉक्ट्रिन जुडिशरी के एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आप जुडिशरी, क्लैट, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल या लॉ स्टूडेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और लीगल एजुकेशन का रेवोल्यूशन हमारे साथ मिलकर बिल्ड करो। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कहता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, समुंदर, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होते, ये पब्लिक के ट्रस्ट। सरकार इन रिसोर्सेज की ट्रस्टी होती है और उनका ध्यान रखना, मिसयूज ना होने देना, ये उनका लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। इस डॉक्ट्रिन का बेस ये कहता है natural resources are meant for public use and cannot be converted into private ownership arbitrarily. Origin, ये डॉक्ट्रिन आया कहाँ से? डॉक्ट्रिन एंशिएंट रोमन लॉ से इंस्पायर्ड है, जहां बोला गया था air, water and shores are common to all mankind. इंडिया में इस डॉक्ट्रिन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने केस में MC मेहता वर्सेस कमालनाथ, 1997। कोर्ट ने कहा स्टेट होल्ड्स दीज रिसोर्सेज एज ए ट्रस्टी एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड फ्यूचर जनरेशन। 3 पॉइंट्स में समझो। पब्लिक राइट्स, प्राइवेट इंटरेस्ट्स।
गवर्नमेंट पब्लिक रिसोर्सेज किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा कमाने के लिए नहीं दे सकती। सरकार एक गार्डियन है, ये रिसोर्सेज बेचने वाले नहीं, संभालने वाले चीजें हैं। सरकार का रोल एक ट्रस्टी जैसा होता है। फ्यूचर जनरेशंस का राइट भी इंक्लूड होता है। ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस लॉज MC मेहता वर्सेस कमाल नाथ 1997। होटल ने बेस रिवर के बेड पर कंस्ट्रक्शन किया। SC ने बोला ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का वायलेशन है। रिवर बेड पब्लिक प्रॉपर्टी है, यूज किसी प्राइवेट बिजनेस को दे देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्मेंटो रिसोर्ट्स वर्सेस मिंगवेल मार्टिन्स 2009। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कोस्टल एरियाज, बीचेस लोगों के एक्सेस के लिए ओपन होने चाहिए, उन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केसोराम इंडस्ट्रीज, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर ओनरशिप का मिसयूज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन। ये डॉक्ट्रिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सब राइट टू लाइफ के पार्ट हैं। ऑल्सो आर्टिकल 48A एंड 51A(G) एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्टेट और सिटीजन दोनों का ड्यूटी बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का लीगल फाउंडेशन है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, पार्टिकल प्राइवेटाइजेशन को रोकता है, फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स को प्रिजर्व करता है। क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस, 10 बार गवर्नमेंट पॉलिटिकल या इंडस्ट्रियल प्रेशर में आके पब्लिक रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में दे देती है। 10 बार कोर्ट्स के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करना वीक होता है। 10 बार पब्लिक अवेयरनेस और एनवायरनमेंटल लिटरेसी लो है। 10 बार कंक्लूजन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हमें ये याद दिलाता है कि अर्थ हमारे एंसेस्टर्स से विरासत में नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन से उनके इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, बेचना नहीं। पब्लिक का राइट है क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ वाटर और हेल्दी एयर पे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो लॉ मेंट्री चैनल को, शेयर करो अपने लॉ स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखो पब्लिक ट्रस्ट। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मेंट्री, जहां कानून को बनाया जाता है आसान जुबान में। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है या लॉ स्टूडेंट तो यह चैनल आपके लिए एक गोल्ड माइन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्ट्रिन की जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में शील्ड का काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपको लॉ समझने में हम मदद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्ट्रिन क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंपल मतलब है स्टेट के एक्शन का इंटेंसिटी और उसके ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितना जरूरत हो उतना ही इंटरफेरेंस हो, ना ज्यादा ना कम। अगर किसी का फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा कि ए, उसका ऑब्जेक्टिव जेन्युइन था, 2, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, 3, जो एक्शन लिया गया वो प्रोपोर्शनेट था यानी नेसेसरी। कहां से आई? ये डॉक्ट्रिन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ से इंस्पायर हुआ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनडायरेक्टली आर्टिकल 14, 19, 61 के इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। पहली बार इंडिया में ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस में भी इसका काफी यूज होता है। और डॉक्ट्रिन के की एलिमेंट्स, इस डॉक्ट्रिन के 4 मेन पिलर्स हैं। लेजिटिमेट एम, क्या गवर्नमेंट का गोल जेन्युइन था? सूटेबिलिटी, जो एक्शन लिया गया क्या वो उस गोल को अचीव करने के लिए सूटेबल था? नेसेसिटी, क्या कोई और कम हार्मफुल ऑप्शन था? बैलेंसिंग, क्या सिटीजन के राइट का रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है? ये टेस्ट इंश्योर करता है कि स्टेट अपने पावर का मिसयूज ना करे। लैंडमार्क केस लॉज, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्लियरली बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे अप्लाई होगा और आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी का ये इंटीग्रल पार्ट है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016, कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी के चारों टेस्ट लगाए
to decide whether restriction on right to profession, Article 19(1) Article G, is justified or not. अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के केस में कोर्ट ने बोला रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट, नेसेसरी और रीजनेबल। ये केस इस डॉक्ट्रिन का रीसेंट और सॉलिड एग्जाम्पल है। डॉक्ट्रिन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये डॉक्ट्रिन जुडिशियल टूल है जिससे कोर्ट्स चेक करते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन आर्बिट्ररी तो नहीं है। ये एक ब्रिज है इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, जैसे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे इंटरनेट बंद करना प्रोपोर्शनेट यानी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मैस सर्वेलेंस जस्टिफाइड है या नहीं। कोर्ट्स इस डॉक्ट्रिन का यूज करके रीजनेबिलिटी जज करते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्पल सोचो, स्कूल में एक स्टूडेंट लेट आता है और टीचर उसे पूरी साल की एग्जाम से बंद कर देता है। क्या यह पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट है उसके लेट आने के क्राइम के लिए? बिल्कुल नहीं। यही बात स्टेट एक्शंस के साथ भी है। माइनर ऑफेंस के लिए मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। कंपैरिजन विद वेडनेसबरी प्रिंसिपल। वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस टेस्ट का कहना था, अगर कोई डिसीजन सो अनरीजनेबल है कि कोई सेंसिबल पर्सन कभी नहीं लेता तो वो इनवैलिड है। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड है। इसमें कोर्ट एक्टिवली चेक करता है क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, क्या ये एक्शन लीस्ट हार्मफुल था। इसीलिए मॉडर्न टाइम्स में प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा प्रेफर, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर्स कि स्टेट अपने पावर का मिसयूज ना करे और इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्टेड रहे। जुडिशरी इस डॉक्ट्रिन को यूज करके एक